आर माधवन डायरेक्टेड रॉकेटरी देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि साला इसरो में भी इतना ड्रामा और पॉलिटिक्स घुसा हुआ था। पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया या ये सारी इंफॉर्मेशन कभी सरफेस ही नहीं हुई। अब सोच तो समझ आता है कि देश के स्पेस प्रोग्राम में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना तो ऑब्वियस ही है। आफ्टर ऑल हजारों करोड़ों रुपए और देश की इंटरनेशनल इमेज का सवाल है, अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली। नंबी नारायण जब इसरो में थे तब इसरो के चेयरमैन थे सतीश धवन। बहुत ही सैड बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। आपने एपीजे अब्दुल कलाम के वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो इनकी तारीफ करते थकते नहीं। 1979, it was a failure. It was a failure. First time I experienced my failure. How do you manage the failure? Success I can manage. So at that time, a great man, a great leader, Professor Satish Dhawan, he comes to me. I am very tired, working nearly for months. He wakes me up, come, let us go for a press conference. Press is meeting there, like this, number of people, world press, with photos, this and that, all the gadgets they are there. I was really frightened. I will be the culprit because I am the project director, mission director. What Satish Dhawan said, Chairman, Indian Space Research Organization said, dear friends, we have failed today. This is the first time I have to give all the success, all the failure is, I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. And then media asked, you put Bay of Bengal so many crores, you have put it. Like that, lot of criticism. He received the criticism. He assured them in a year we will succeed with our team. It's a very good team. Next year, here only interesting happened. Next year, July 18th, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what it means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used his team. That's the first. आइए भारत के एक और जेम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आज की यूथ को स्पेस रिसर्च, इंजीनियरिंग, टीचिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और लीडरशिप में इंस्पिरेशन बन सकती है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपका कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। एपीजे अब्दुल कलाम, रोड्डम नरसिम्हा और यूआर राव में क्या कॉमन है? आई गेस इनमें से आप एक को तो जानते ही होंगे कि वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, बट उसके पहले तो इसरो के साइंटिस्ट थे। इन्होंने भारत की पहली स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप करी थी। रोड्डम नरसिम्हा नेशनल एरोस्पेस लैब के डायरेक्टर थे और यूआर राव के नेतृत्व में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट डेवलप किया गया था। इन तीनों में कॉमन ये है कि इनको एनकरेज और डेवलप करने वाले सतीश धवन थे। जैसा कि अब्दुल कलाम ने कहा कि SLV की पहली फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सतीश धवन ने ली, पर जब नेक्स्ट ईयर वो सक्सीड हुए तो उसका क्रेडिट अब्दुल कलाम को दिया गया। एक ये इंस्टेंस ही आपको लाइफ के कितने लेसन सिखा सकता है जो आप किसी भी बी स्कूल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं सीखेंगे। जैसे अभी आर्य फॉरेस्ट को लेके एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। वैसे इस पे हमारा ऑप इंडिया के साथ एक वीडियो है अलग, वो ज़रूर देखें। तो वैसे ही 70 के दशक में केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना चाहती थी। ये डैम वेस्टर्न घाट्स के डेजिग्नेटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट में बनने वाला था, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। तो उसका प्रोटेस्ट होते होते और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो उसको इंटरनेशनल अटेंशन मिलने लगा और IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये डैम नहीं बनना चाहिए। इस टाइम पर सतीश धवन आते हैं पिक्चर में और वो जाके इंदिरा गांधी को ये सजेस्ट करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए जो ये इवैल्यूएट करेगी कि ये डैम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और फाइनली कमेटी ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करी और ये फाइनल किया कि डैम नहीं बनना चाहिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट पर बताया है, पर इस इंसिडेंट से ही एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, एस्पायरिंग मैनेजर्स, एस्पायरिंग साइंटिस्ट, इन सबको इतना कुछ है सीखने को। प्लीज रीड दिस इन डिटेल।
ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कॉमनली अवेलेबल ऑयल सीड्स जैसे नीम, पीसा, कैस्टर, महुआ, इससे भी पॉलियोल्स बनाए जा सकते हैं ताकि उससे दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। विक्रम साराभाई के द्वारा डेवलप करी गई इस टेक्नोलॉजी से लगभग 487 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और उसका फायदा यह है कि प्रति वर्ष 4 मिलियन टन्स बायोडिग्रेडेबल नॉन पोल्यूटिंग खाद भी मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी से ऐसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जो पढ़ नहीं पाए या जो अनस्किल्ड हैं या जो ट्राइबल लोग हैं। ये वर्बेटिम तो नहीं है पर सतीश धवन की 1976 में IIT चेन्नई में दी गई स्पीच का सारांश है। आप ये देखो कि पॉलियोल बनाने की टेक्नोलॉजी को कैसे उन्होंने लोगों तक पहुंचाने और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया। ये था उनका विजन और मोटिवेशन। डबल PhD in Aeronautics and Mathematics, Master of Science in Aeronautics, MA in English Literature, Bachelor of Science in Math and Physics, Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering। इसरो के चेयरमैन जब SLV-3 बना, IISc के चेयरमैन जहां उन्होंने भारत की पहली सुपरसोनिक विंड टनल बनाई, कैलटेक के विजिटिंग प्रोफेसर, NAL के चेयरमैन, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब आप ही सोचो इनके नाम का चैप्टर क्यों नहीं होता हमारी हिस्ट्री बुक्स में? क्यों बच्चों को नहीं सिखाया जाता इनके बारे में? मैंने तो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण बहुत शॉर्ट में बताया है और बहुत कुछ कवर भी नहीं किया है। यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इनके ऊपर मूवी बनने का वेट मत करिए और बॉलीवुड की ये फालतू मूवीज देख के अपना समय बर्बाद करने के बजाय इनके बारे में पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने बच्चों को बताइए इनके बारे में। द ओनस इज ऑन अस। The worst we can do is nothing. जय हिंद, जय भारत।